हेलो एवरीवन, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो कॉस्ट अकाउंट्स का एक मेजर पार्ट है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, तो हमारे फाइनेंसेस का एक मेजर पोर्शन जो है वो इन्वेंट्री में इन्वेस्टेड होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देखना या इन्वेंट्री को किस तरीके से कंट्रोल या रिव्यू किया जाए, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री का बेसिकली हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है। इन्वेंट्री मीन्स द स्टॉक विच इज़ लाइंग इन आवर वेयर हाउसेज। जो कंपनी के वेयर हाउसेस में स्टॉक होता है, जो वहाँ पे पड़ा होता है कंपनी के वेयर हाउसेस में स्टॉक, उसको इन्वेंट्री बोला जाता है। उस स्टॉक को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि कंपनी उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, या कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं वो आइडली उसमें इन्वेस्टेड ना रहें, तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने यही देखना है कि किस तरीके से हमने जो हमारा स्टॉक है उसको मैनेज करना है। इन्वेंट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस जो है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है जो वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाता है और अभी प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो हिस्सा होता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी इन प्रोग्रेस होता है। ठीक है, जब वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो हमारा फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ स्टॉक हमारा फिनिश्ड गुड्स में का हो जाता है। तो वेयर हाउसेस में इन टोटल हमारा 3 तरीके का स्टॉक हो सकता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक जो अभी तक फुली फिनिश्ड नहीं है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और तीसरा हमारा फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर के लिए हमने सिर्फ एक ही तरीके के स्टॉक की मैनेजिंग देखनी है, रॉ मटेरियल के स्टॉक की मैनेजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक की मैनेजिंग अभी हमने नहीं देखनी। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली किया क्यों जाता है कि अगर हम इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम इन्वेंट्री में हमारे जो इन्वेस्टेड फाइनेंसेस हैं अगर हम उनको बेसिकली कंट्रोल नहीं करेंगे, तो 2 तरीके की सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। सबसे पहली सिचुएशन होती है स्टॉक आउट की और एक सिचुएशन होती है ओवर स्टॉक की। ठीक है, स्टॉक आउट की सिचुएशन उस कंडीशन में होती है जब जितना स्टॉक हमें या जितना इन्वेंट्री हमें चाहिए होता है उतना इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में नहीं होता। ठीक है, ओवर स्टॉक की सिचुएशन तब अराइज होती है जब हमें जितने इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है, जितने स्टॉक की ज़रूरत होती है, उससे एक्सेस अमाउंट का या उससे एक्सेस जो है वो स्टॉक हमारे वेयर हाउसेस में पड़ा होता है। ठीक है, तो जो स्टॉक आउट की सिचुएशन है पहली, जब हमें जितना स्टॉक चाहिए उतना हमारे पास नहीं है, तो उस केसेस में हमें 2 तरीके की कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहली हमारी आती है फाइनेंशियल कॉस्ट और दूसरी आती है हमारी नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपको स्टॉक की ज़रूरत है। ठीक है, अभी आपके पास जितने स्टॉक की आपको ज़रूरत है या प्रोडक्शन में आपको जितने स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है वो ख़त्म हो गया है, अब आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने उतना लेवल मेंटेन करके नहीं रखा जितने की आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा, अब आपको इमरजेंसी में स्टॉक मंगवाना पड़ेगा, है ना। तो अगर इमरजेंसी से में आप अपने सप्लायर से स्टॉक मंगवाओगे तो क्या होगा, एक हो सकता है कि वो आपको इमरजेंसी चार्जेस लगा दे जो आपका सप्लायर है। सबसे पहली वो फाइनेंशियल कॉस्ट आ गई हमारी। दूसरी आ गई, अगर आप इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करवाओगे तो हो सकता है आपको इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बियर करनी पड़े। ठीक है, और तीसरी आ जाती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में जब आप बार बार ऑर्डर्स को रिवाइज़ करते हो या बार बार आप ऑर्डर्स प्लेस करते हो या इमरजेंसी में आप प्लेस करते हो, तो उस केस में क्या होता है, जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एनालाइज करता है, ऑर्डर्स को प्लेस करता है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए न्यू ऑर्डर होती है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, वो कंपनी को बेयर करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके की कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं जो स्टॉक आउट की सिचुएशन में कंपनी को बियर करनी पड़ सकती हैं, जो कि सिचुएशन सही नहीं है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। ठीक है, और दूसरे तरीके की होती हैं हमारी कुछ नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट्स। नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट ऐसी होती हैं जैसे जो कस्टमर्स हैं बेसिकली वो क्या होंगे, उन्होंने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया और स्टॉक की शॉर्टेज की वजह से आप टाइम पे उनको ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि कस्टमर उस ऑर्डर को कैंसिल ना करे, लेकिन आगे के लिए उसको पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो है वो भरोसे के लायक नहीं है, तो हम बार बार इनके साथ जो अपना ऑर्डर्स हम इनको प्लेस करते हैं या हम इनको ऑर्डर्स देते हैं तो वो हमें इनको नहीं देना चाहिए। हमें एक और ऑप्शन कंपनी का, किसी और मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन हमें लेके चलना चाहिए।
तो इससे आप अपने कस्टमर्स को लूज़ कर सकते हैं। दूसरा है गुडविल लूज़ हो जाती है। जब कोई भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर टाइम पे अपना ऑर्डर कंप्लीट करके नहीं देता तो मार्केट में उसकी जो इमेज है या गुडविल है वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये भी एक नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ सकती है अगर आपको आउट ऑफ स्टॉक या स्टॉक आउट की सिचुएशन का सामना करना पड़े कभी, या आपने अपने इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज या कंट्रोल नहीं किया। ठीक है। दूसरी होती है हमारी ओवर स्टॉक की। ओवर स्टॉक की सिचुएशन वो होती है जब आपको ज़रूरत नहीं होती, जितने स्टॉक की आपको उतने स्टॉक की आपको ज़रूरत नहीं होती जितना कि आपके वेयर हाउस में पड़ा होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली कॉस्ट आपकी आती है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट हमारी वो वाली कॉस्ट होती है जो स्टोर करके आपने रखा हुआ है रॉ मटेरियल, आपको उसके लिए वेयर हाउस चाहिए, और अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा का आपने रॉ मटेरियल मान लो पूरे साल का आपने मंगवा के रख रखा है, तो उस केस में क्या होता है, आपको हो सकता है जितना वेयर हाउस आपका पहले था वो छोटा पड़े, आपको और बड़ा वेयर हाउस जो है वो रेंट पे लेना पड़े, तो वो स्टोरेज की कॉस्ट आती है। और एक आपको पर्सन रखना पड़ता है जो टाइम टू टाइम ये देखता है कि आपका जो आपने रॉ मटेरियल वहाँ पे स्टोर कर रखा है वो उसमें किसी तरीके की कोई ख़राबी ना आ जाए या वो डैमेज ना हो जाए, या कोई फ्रेजाइल आइटम्स होती हैं या जो कई ड्यूरेबल आइटम्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरीके की कुछ ख़राब ना हो जाए तो उस पर्सन को भी आपको, जो भी आपने लेबरर वहाँ पे रख रखा है उसको भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपने इकट्ठा सारा सामान वहाँ पे रख रखा है तो वो उसके डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं, डैमेज की कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरा आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा उस चीज़ का, है ना। और तीसरी बात होती है कि अगर आपने फाइनेंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके फाइनेंसेस पे जो अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट मिलता वो उस इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, वहाँ से आप इंटरेस्ट इनकम जो है वो अर्न कर सकते थे, लेकिन अब आपने अपने पैसे कहाँ करे, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको वो लॉस हो रहा है इंटरेस्ट का। तो इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस या बहुत सारी कॉस्ट जो हैं वो आपको बेयर करनी पड़ सकती हैं ओवर स्टॉक की सिचुएशन में। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमने इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या करना है कि हमें स्टॉक आउट सिचुएशन में भी नहीं आना और हमें ओवर स्टॉक की सिचुएशन में भी नहीं आना। हमें इन दोनों सिचुएशंस के बीच का ट्रेड ऑफ चाहिए होता है जहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो जाएं। ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए और ना ही हमारे पास बहुत कम स्टॉक होना चाहिए, हमें इन दोनों के बीच का ट्रेड ऑफ चाहिए। वही हम करेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। सॉरी। ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल में या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो बताई गई हैं, या बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने की। आज हम उनमें से कुछ टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो टेक्निक आती है वो है ABC एनालिसिस, A, B और C एनालिसिस। बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्यों यूज़ की जाती हैं, आपको पता है कि जो भी कंपनी होती है उसके स्टॉक में थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होती हैं या बहुत सारी आइटम्स होती हैं, लेकिन सारी की सारी आइटम्स ऐसी या इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि आप उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो या बहुत ज़्यादा उनकी मैनेजमेंट पे कंपनी अपना टाइम और एफर्ट और मनी वेस्ट करे, राइट। तो यहाँ पे जो आप टेक्निक्स देखोगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, उसमें जो इन्वेंट्री है उसको अलग अलग कैटेगरीज़ में या अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंट्री का हिस्सा है या ऐसी आइटम्स जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उन पे हम ज़्यादा फोकस कर सकें, और जिनकी कंपैरेटिवली वैल्यू कम है उस पे कंपनी अपना इतना ज़्यादा टाइम और मनी और अपने एफर्ट्स को ना वेस्ट करे। ठीक है। सबसे पहले हमारी आती है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में हम अपनी पूरी इन्वेंट्री को या पूरे स्टॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है, सबसे पहला हमारा पार्ट जिसमें इन्वेंट्री डिवाइड होगी वो होगा A, नेक्स्ट होगा B एंड द नेक्स्ट विल बी C। ठीक है। इन तीनों पार्ट्स में हमने अपनी इन्वेंट्री को डिवाइड करना है। आपने देखा होगा जब भी कोई ज्वेलर होता है या कभी भी आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो उसमें क्या होता है कि जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बेसिक से डिज़ाइंस की चीज़ें होती हैं वो तो उन्होंने बाहर डिस्प्ले कर रखी होती हैं, और उनकी जो बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं या बहुत ज़्यादा जिनकी कॉस्ट हाई होती है या कुछ उनके पास बहुत ज़्यादा डायमंड्स की जो आइटम्स होती हैं वो उन्होंने अपने अंदर एक स्टोरेज होता है, एक छोटा सा रूम होता है, वहाँ पर उन्होंने स्टोर कर रखी
होती हैं और वो हर कस्टमर को उनको डिस्प्ले नहीं करते। जो उनके बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कस्टमर्स होते हैं, जो उनको लेने के लिए तैयार होते हैं, जिनके पास इतना पैसा खर्च करने के लिए होता है, सिर्फ उन्हीं को वो डिस्प्ले करते हैं, उन्हीं को दिखाते हैं। तो वैसी ही आइटम्स हमारे कंपनी के स्टॉक में आएंगी जो ए कैटेगरीज़ में होंगी। जो ए कैटेगरी, उनका नंबर तो कम होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स उनका कम होगा, लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। वो आएंगी हमारी ए कैटेगरी की आइटम्स। कंपनी के स्टॉक में ऐसी आइटम्स जिनका वैल्यू तो ज़्यादा है, वैल्यू उनकी पूरी इन्वेंट्री का मान लीजिए वो 70% है, लेकिन उनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम है, वो आएंगे हमारे किस में, ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में हमारी वो आएंगी जिनकी वैल्यू भी ठीक ठाक है और उनका यूनिट्स बेसिकली उतना ही है, मतलब टोटल हमारी इन्वेंट्री में उनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी बेसिकली उतने हैं और उनकी जो वैल्यू है वो भी उतनी है। मतलब जो मीडियम लेवल की आइटम्स होती हैं, जो हमारे स्टॉक का अच्छा खासा पोर्शन होती हैं, लेकिन इतना नहीं होती, और उनकी वैल्यू भी ठीक होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू ए कैटेगरी वाली आइटम्स। वो हम डालेंगे बी कैटेगरी में, ठीक है। सी कैटेगरी में वो वाली आइटम्स आ जाएंगी जिनका नंबर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा ए से, जो ए का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है, 10% है मान लीजिए, वो हमारी सी कैटेगरी में आएंगी। तो ये जब हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अपनी इन्वेंट्री को, तो हमें ईज़ी हो जाएगा। जब हमने उनको कंट्रोल करना है इस तरह की इन्वेंट्री को, या हमने उसको मैनेज करना है, तो हमें ईज़ी हो जाएगा कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है और हमने लीस्ट फोकस किस पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए कैटेगरी वाली आइटम्स हैं, यहाँ पे हमें देखते ही पता चल रहा है कि इनको मैनेज करना और इनके स्टॉक को टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना जो है वो हमारा वो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री में वैल्यू इनकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड, इनका पीरियोडिक रिव्यू कर सकती है कंपनी, क्योंकि इनकी वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं है और नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो इनका आप पीरियोडिकली रिव्यू कर सकते हो। और ये जो सी आइटम्स हैं, ये हैं कि इनके यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं और इनकी वैल्यू निग्लिजिबल होती है या बहुत कम होती है, तो इनका स्टॉक आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इनके यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो इनको टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका लेटर स्टेजेस में, जैसे आप कह सकते हो 6 मंथली या फिर इनका ईयरली आप रिव्यू कर सकते हो। ये वो वाली आइटम्स होती हैं। ABC एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि अपने टोटल स्टॉक को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ़ यूनिट्स के अकॉर्डिंग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, A, B एंड C, और फिर उसी अकॉर्डिंग जो है उन पे मैनेजमेंट टेक्निक्स लगाई जाती हैं या उन पे कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है। सेकेंड टेक्निक जो है हमारी, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट ये हमारी नेक्स्ट टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। जो रीऑर्डर पॉइंट है या रीऑर्डर लेवल भी आप इसको कह सकते हो। रीऑर्डर पॉइंट हमारा वो वाला पॉइंट होता है जब नया ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आ जाता है, या स्टॉक में हमारे कितने यूनिट्स पड़े हों उसके बाद हम जो है नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर हमने उस टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन और अगर आपने उससे बहुत पहले स्टॉक ऑर्डर कर दिया उस लेवल या उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले, तो आप क्या हो जाओगे, ओवर स्टॉक की सिचुएशन में आ जाओगे। तो आपको पता है कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक ट्रेड ऑफ बिठा सकें दोनों पॉइंट्स में। तो हम रीऑर्डर पॉइंट भी इसीलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो, रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला है लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज। लीड टाइम वो वाला टाइम होता है जिसमें लीड टाइम इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एंड द डेट ऑफ रिसीविंग डिलीवरी। लीड टाइम हमारा वो वाला टाइम होता है जब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया मान लीजिए, और हमने आज ऑर्डर प्लेस किया तो उसकी डिलीवरी हमें कितने दिनों में मिल जाएगी, वो होता है लीड टाइम, ठीक है। हमें लीड टाइम तो लेके चलना पड़ता है ना, कि आपको पता होता है कि जैसे आपका जिस दिन आपका स्टॉक ख़त्म हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप एक लीड टाइम तो लेके चलते हो ना, कि मान लीजिए 10 तारीख को मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो वो 5 दिन में डिलीवर करने में टाइम लगाते हैं, तो आप 4 तारीख को तो ऑर्डर प्लेस करोगे ना कि स्टॉक ख़त्म होने से एक दिन पहले आपके पास आपका रॉ मटेरियल आ जाए, है ना। तो हम लीड टाइम लेके चलते हैं। एवरेज यूसेज होता है, एवरेज यूसेज इज़ द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ टू बी यूज्ड ऑन डेली बेसिस इन बिजनेस। एवरेज यूसेज वो होता है कि एक दिन में आपका कितना रॉ मटेरियल लग जाता है बिजनेस में, प्रोडक्शन में लग जाता है। तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू लीड टाइम, कितने में आपको डिलीवरी मिल
जाएगी इनटू एवरेज यूसेज। आपकी एवरेज यूसेज क्या है, कितने दिन कि आप एक दिन में कितनी यूसेज कर लेते हो। मान लीजिए लीड टाइम 20 डेज़ का है, मान कि आपको 20 डेज़ में डिलीवरी मिलती है आपके जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो 20 डेज़ लगा देता है आपका सप्लायर आपको डिलीवरी देने में, और आपकी एक दिन की एवरेज यूसेज जो है वो 5000 यूनिट्स की है। तो अगर वो 20 दिन लगाएगा आपको डिलीवरी देने में और 5000 यूनिट आपके रोज़ लगते हैं, तो आपके पास 20 दिनों का 1 लाख का स्टॉक तो होना चाहिए, है ना। 20 दिन अब वो मिनिमम मैक्सिमम लगा देता है, तो हो सकता है 19 लगाए, हो सकता है 18 लगाए, तो 5000 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1 लाख यूनिट्स का स्टॉक तो आपके पास होना चाहिए ना एनी टाइम, ताकि आप स्टॉक आउट की सिचुएशन को फेस ना करो। क्योंकि अगर वो 20 दिन का कह रहा है तो वो 20 दिन तो लगाएगा, और हर दिन की यूसेज आपकी 5000 यूनिट्स हो जाती है, तो मतलब आपके पास 1 लाख यूनिट्स एनी टाइम होने चाहिए। जब आप 1 लाख यूनिट्स को रीच कर जाते हो तो मतलब कि अब टाइम आ गया आपका नया ऑर्डर प्लेस करने का, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपने कब ऑर्डर प्लेस करना है, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भी ना हो, ताकि आपको उसकी कैरिंग कॉस्ट वगैरह बियर करनी पड़े, आपको उसको स्टोर करना पड़े, आपको उसको इंश्योरेंस करवाना पड़े, और अदर जो भी कॉस्ट्स होती हैं वो आपको बियर करनी पड़े, ठीक है। और एक आपको आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन में भी नहीं जाना। आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन तब हमारी अराइज होती है जब हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो वही आपको फिर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह हैं या जो अदर कॉस्ट होती हैं वो आपको बेयर करनी पड़ेंगी, है ना। तो हमने क्या करना है, एक पॉइंट सेट कर लेना है कि जब हमारे पास इतना स्टॉक रह जाएगा हमारे वेयर हाउस में, तब टाइम आ गया कि आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है। वो आपको बताता है कौन, आपका रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। थर्ड हमारी जो टेक्निक रहेगी वो है EOQ। EOQ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है हमारी, EOQ आपको बताता है, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बताती है कि आपकी पर ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो आपको इकोनॉमिकल पड़े। इकोनॉमिकल मतलब कि उसकी कॉस्ट आपको कम से कम आए। जो EOQ लेवल होता है या EOQ हमारी क्वांटिटी का लेवल होता है, वो आपको बताता है कि पर ऑर्डर आपकी क्वांटिटी या आपके ऑर्डर का साइज़ क्या होना चाहिए ताकि वो आपको क्या पड़े, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वर्ड से मतलब होता है कि ताकि उसकी कॉस्ट आपको जो है वो कम से कम आए, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो है वो 2 तरीके की कॉस्ट जो है हमने शामिल की है, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। वैसे हम जो पीछे इनको जब हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला ये टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था, तो मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होती क्या है बेसिकली। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डर को प्लेस करने की जो हमारी कॉस्ट आती है ना, जब भी आप एक नया ऑर्डर प्लेस करते हो, आपने सप्लायर को ऑर्डर देते हो, आप कभी भी इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम अपने ऑर्डर क्वांटिटी या पर ऑर्डर हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें ताकि वो हमें इकोनॉमिकल पड़े। इकोनॉमिकल मतलब होता है जिसकी कॉस्ट हमें कम से कम आए, वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है हमारी कौन सी टेक्निक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट्स हैं EOQ मेथड के अंडर, हमारी कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सेकंड इज़ कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको जो जो कॉस्ट जो हैं वो बियर करनी पड़ सकती हैं, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेकंड इज़ इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड थर्ड इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और भी कई तरीके की कॉस्ट होती हैं जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो सकती हैं। तो जैसे आपने सबसे पहले कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको जैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है वो आगे सारी प्रोसेसिंग करता है, ऑर्डर बनाता है, ऑर्डर प्लेस करता है। तो वहाँ पे उस टाइम पे जितनी भी कॉस्ट आती हैं वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं। उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, हमारे पास जो हमारी गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है,
ठीक है। उसके बाद जब एक रॉ मटेरियल होता है वो हमारे फैक्ट्री गेट्स को एंटर कर जाता है, वेयर हाउस में रखने से पहले उनकी इंस्पेक्शन की जाती है। तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो होती है वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो पर ऑर्डर कॉस्ट होती है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी जितने ज़्यादा आप साल में ऑर्डर्स प्लेस करोगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए ये होना चाहिए कि आपके जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं वो कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट वो होती है, कोई भी स्टॉक होता है उसको कैरी करने के लिए, एक बार आपने अपने वेयर हाउस में आपने उनको रख लिया, तो वेयर हाउस स्टोर करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट भी तो आएगी, उसके लिए आपको वेयर हाउस जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा या रेंट पे लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो पर ऑर्डर के साथ बढ़ती जाती है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करें कि हम अपने ऑर्डर्स को जो है वो कम कर दें। मान लो आप अपने पूरे साल की रिक्वायरमेंट का ऑर्डर एक बना लेते हो और एक ही ऑर्डर साल की स्टार्टिंग में आप कर देते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लो आपका जितना स्टोरेज था वो स्टोरेज आपका पहला 1 मंथ की या 2 मंथ की रिक्वायरमेंट को फिट करने के लिए कि आप 2 मंथ का रॉ मटेरियल मंगा लेते हो, आपका स्टोरेज जो है वो उसके लिए मैक्सिमम रहता था, मतलब ठीक था, सफिशेंट रहता था। लेकिन आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए मान लो पूरे साल का ऑर्डर आपने एक साथ दे दिया, तो उससे क्या होगा, ये कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको अब वो ऑर्डर को रखने के लिए एक बड़ा गोदाम जो है या बड़ा वेयर हाउस आपको लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी स्टोरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पूरे साल का इकट्ठा मंगवा लिया आपने, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज होएगी, क्योंकि इतने टाइम तक जो सामान है वो ख़राब हो जाता है, कई बार उसमें आग लग जाती है या कोई ऐसी आइटम्स होती हैं जो टूटने फूटने वाली हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, तो इस तरीके की वेस्टेज होने के भी चांसेस हैं, ये कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। आपने इतने सारे पैसे, पहले आपको 10,000 रुपीज़ चाहिए होते थे 1 मंथ की रिक्वायरमेंट के लिए, अब आपको 1,20,000 रुपीज़ चाहिए पूरे साल का, क्योंकि आपने इकट्ठा मंगवा लिया है ना। पर मंथ अगर कॉस्ट 10,000 आती है तो क्या होगा, आपने कितनी सारी कैपिटल यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी, तो उस पर जो आपको अदरवाइज़ इंटरेस्ट आना था अगर आप उसको कहीं और यूज़ करते तो वो भी वेस्ट हो गया। आप तो कैरिंग कॉस्ट में हमारा इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। इतना सारा सामान अब अगर आप अपने गोदाम में रखोगे तो क्या होगा, रिस्क बना रहता है, तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट में हमारा इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाता है। अगर आपके पास ओवर स्टॉक की सिचुएशन है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो, है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हम एक सिचुएशन को कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, अगर इसको कम करने की कोशिश करते हैं तो ये वाली बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहती है कि इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ बिठाना है आपने, ठीक है, दोनों को उस सिचुएशन पे लेके आना है कि ये दोनों जो हैं वो कम से कम आए, ये भी हमारी कम आए और हमारी कैरिंग कॉस्ट भी कम से कम आए, ठीक है। इसके लिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हमारा डायग्राम है। एक साइड में हमने, एक एक्सिस पे हमने इसका कॉस्ट ले लिया और एक पे हमने ऑर्डर साइज़ ले लिया। तो ये बोलते हैं कि अगर आप अपना ऑर्डर साइज़ बढ़ा देते हो, अगर आप अपना मतलब अगर आप ऑर्डर कम कर देते हो अपने, अगर आप ऑर्डर रिड्यूस करते हो तो जो आपकी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन इधर से आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है ना। उनको इकट्ठा आपने एक ही ऑर्डर दे दिया, कॉस्ट तो कम हो गई उस पर, लेकिन ऑर्डर जो आपका ऑर्डर है वो कम करने से, अगर आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स अपने रिड्यूस कर देते हो तो उससे आपकी कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन क्या हुआ, उधर से आपकी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। तो हमने क्या करना है, जो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमने यहाँ पे मीट करना है। ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी कि इस पे हमारी जो दोनों कॉस्ट हैं वो बराबर हो जाएंगी, ना तो हमारी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगी ना ही हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी। ये क्वांटिटी जो है वो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये वाला जो लेवल है या ये जो ये क्वांटिटी यहाँ पे आई है, हमने इसको ऑर्डर करना है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम इस क्वांटिटी पे ऑर्डर करेंगे तो हमारी कॉस्ट्स मिनिमम आएंगी और हमें जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम रहेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
2 इंटू एस, एस का मतलब है टोटल इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड इन यूनिट्स, इंटू ओ, ओ का मतलब है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिवाइडेड बाय सी का मतलब है हमारी कैरिंग कॉस्ट। इस फॉर्मूला से आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो निकल आएगी। इट्स अ वेरी वेरी इजी फॉर्मूला, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड होता है क्वेश्चन में। आपको इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स कितनी लगती हैं वो भी पता होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन होती है और आपकी कैरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन होती है। सिर्फ इसको अप्लाई करके आपने EOQ लेवल निकालना होता है या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी होती है। ठीक है, आई होप हमने जितने भी आज टॉपिक्स कवर किए फ्रॉम ABC एनालिसिस, रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर पॉइंट भी आप उसको कह सकते हो, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मीनिंग एंड ऑल, वो आपको सब क्लियर होगा। आपकी नॉलेज को या जो भी आपको समझ आया उसको जज करने के लिए थोड़े से MCQs हैं, हम उन MCQs की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। So our first question will be which of the following is not an inventory? इनमें से कौन सा है जो आगे ऑप्शंस होंगे आपके पास 4, आपने बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन जो है वो इन्वेंट्री नहीं है। इन फॉलोइंग ऑप्शन में से, फर्स्ट क्वेश्चन में से ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कौन सा जो है वो इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं कहलाएगा। सबसे पहला है मशीन्स, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमेबल टूल्स। तो रॉ मटेरियल इज़ इन्वेंट्री, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर इन्वेंट्री एंड स्टोर्स एंड सप्लाईज एंड टूल्स आर इन्वेंट्री। तो इसमें क्या रहा, मशीन्स जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं है। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. So the next question will be the cost of insurance and taxes are included in. अगर कोई भी कॉस्ट हमें इंश्योरेंस या टैक्सेस के रूप में पे करनी पड़ती है तो वो किस हेड के अंडर या किस ऑप्शन के अंडर आएगी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, A पॉइंट, B पॉइंट सेटअप कॉस्ट हम बोलेंगे उसको, थर्ड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलेंगे, या हम फोर्थ कॉस्ट ऑफ स्टोरेजेस बोलेंगे उसको। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस ऑर्डरिंग कॉस्ट में नहीं आता, सेटअप कॉस्ट नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस सेटअप कॉस्ट में नहीं आता, और कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस भी ये नहीं है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। आपको पता है कि जो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट होती है उसको कैरी करने के लिए जो वेयर हाउस में हम उसको इंश्योरेंस करवाते हैं या उस पर टैक्सेस पे करते हैं वो हमारी कैरिंग कॉस्ट में आता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, राइट। So the next question is the time period between placing an order and its receipt in stock is known as। जो टाइम पीरियड होता है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और जब वो ऑर्डर हमें रिसीव हो जाएगा हमारे स्टॉक में तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं। लीड टाइम, कैरिंग टाइम, शॉर्टेज टाइम एंड ओवर टाइम। ऑब्वियसली हमने अभी देखा जो हमारा रीऑर्डर लेवल था उसमें हमने देखा था कि लीड टाइम किसको बोलते हैं। लीड टाइम इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द ऑर्डर डेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड द डेट ऑफ रिसीविंग इट्स डिलीवरी। तो ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, पॉइंट नंबर A या ऑप्शन नंबर A विच इज़ लीड टाइम। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।